नाज़रीन आदाब। आज एक और बुरा दिन है, अफसोसनाक दिन है। दुनिया के लिए भी अफसोसनाक है, हमारे अपने लिए भी अफसोसनाक है, इसलिए कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। ईरान के साथ हमारे तारीख़ी, सकाफ़ती हर किस्म के ताल्लुकात तो हैं, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो यानी जो हमारे लिए तमाम मुसलमानों के लिए, जिसमें शिया बरादरी भी शामिल है, और उनके लिए जो मक्का मदीने की सऊदी अरब की हैसियत है, उस बहुत बड़ी आबादी की, यानी हमारे शिया भाइयों के लिए ईरान की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। और हर साल हज़ारहा जो है वो ज़ायरीन पाकिस्तान से जाते हैं, ईरान जाते हैं और इराक़ भी जाते हैं। इराक़ में इमाम हुसैन का रोज़ा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। और ईरान में आपको पता है उनका मुक़द्दस मकाम है, कुम में इमाम ख़ुमैनी का रोज़ा है। और इस तरह हमारा दिल भी दुखता है, ज़ाहिर सी बात है, पड़ोसी मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, सब अपनी जगह। लेकिन आज जो उस पर हमला हुआ उसको थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से देखने की भी ज़रूरत है। पहले तो हमले पर बात कर लेते हैं नाज़रीन, और उसके बाद फिर किसका क्या किरदार रहा ये भी देखेंगे। लेकिन ख़ुद ईरान का अपना किरदार क्या रहा, ज़रा इसको क्रिटिकल एंगल से देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे, और फिर साथ साथ भारत क्या कर सकता है, ज़रा इस पर भी देखेंगे। अब नाज़रीन, आज सुबह मैं सो रहा था, मेरे ऑफिस से मुझे जगाया रात के 2-2:30 बजे। अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद मंजूर हुई थी इसराइल मुखालिफ, गज़ा में फौरी अमन और जंगबंदी के लिए, और गैर मशरूत जंगबंदी के लिए। पाकिस्तान उस करारदाद का स्पॉन्सर था और बहुत भारी अक्सरियत से मंजूर हुई थी। 169 ममालिक ने उसकी हिमायत की थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और को 32 ममालिक ने एब्सटेन किया, 9 ममालिक ने उसकी 12 ममालिक ने उसकी मुखालफत की, जिनमें हंगरी भी शामिल था, इसराइल और अमेरिका तो होते ही हैं, वो भी शामिल थे। फिर बाकी कोई बूट्सवाना, कोई टोंगो, कोई इस तरह के ममालिक थे, छोटे छोटे ममालिक। सिल्वेकिया ने भी मुखालफत की। बरतानिया ने उस करारदाद की हिमायत की थी, लेकिन उसके बाद जब हम उसके काफ़ी देर बाद फिर सोना पड़ा, तो फिर सुबह मेरे ऑफिस से मुझे जगाया और उन्होंने बताया कि ईरान पर हमला हो गया है इसराइल का। गुज़िश्ता रोज़ हमारा ये ख्याल था कि 72 घंटे अहम है, लेकिन हो सकता है इसराइल 72 घंटों तक कुछ ना करे। लेकिन वो इसराइल ही क्या जो आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। हम भी गलती कर सकते हैं, लेकिन इसराइल ने हमला कर दिया, और फिर वो अपने हमले का जवाब तो हर आदमी तलाश कर लेता है। वो बौगिया भी उन्होंने भी मारी कि जी वो हम ख़तरा था, और पता नहीं वो न्यूक्लियर फैक्ट्रियाँ थी, और यूँ इंसानियत को ख़तरा था। काय का इंसानियत को ख़तरा? इससे ज़्यादा बड़ा ख़तरा क्या होगा इंसानियत को जो इसराइल कर रहा है गज़ा में? क्या इंसान नहीं है फ़लस्तीनी? वो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, गोद के बच्चे, एक एक माँ के बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, वो उनका क्या कसूर है? उनकी माँओं का क्या कसूर है? ये शर्म आनी चाहिए इस किस्म की गुफ्तगू पर नेतन्याहू को। अच्छा, और उसमें कमाल सबसे बड़ी बात ये हुई कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, वो शुरू में खौफज़दा दिखाई दिए। उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की, हालांकि मार्को रूबियो को भी के बारे में भी कहा जाता है कि वो इसराइल नवाज हैं, लेकिन उन्होंने इसराइली हमले से अपने आप को फासला पैदा करने की कोशिश की। अमेरिका का उन्होंने कहा कि जी इसराइल ने हमें बताया तो था हमला करा, लेकिन हमारी उसमें रजामंदी, मदद वदद कुछ शामिल नहीं है, और वो इसराइल ही जिम्मेदार है, और ईरान को चाहिए कि वो अमेरिकी मफादात को निशाना ना बनाए। लेकिन उसके बाद फिर वो डोनाल्ड ट्रंप आ गए सामने। और डोनाल्ड ट्रंप अभी वो इंडिया पाकिस्तान जंग रुकवाने का क्रेडिट ले रहे हैं, राइटली सो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उनको करना चाहिए था। अगर वो नोबेल प्राइज़ के हकदार बनना चाहते हैं तो फिर यहाँ भी उनको करना चाहिए था। लेकिन वो यहाँ वो बिल्कुल मुकम्मल पुष्टपनाह पर खड़े हो गए इसराइल के, जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा में गुज़िश्ता रोज़ भी करारदाद मंजूर हुई, और करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन आलमी अदालत इंसाफ इसराइल को जारे भी करार दे चुका है, इंसानियत का कातिल भी करार दे चुका है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के केस में नेतन्याहू को सज़ा भी अवार्ड कर चुका है। और अब वो अमेरिका धमकियाँ दे रहा है ईरान को कि जनाब वो बस रद्द-ए-अमल नहीं देना। पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत बेशुमार मुल्कों ने जो है वो स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल दिया है। और रूस और पाकिस्तान दोनों का एक ही सा मौक़िफ़ है कि ईरान जो है वो एक खुद मुख्तार रियासत है, अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है, खुद मुख्तार मेंबर है,
और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुद मुख्तार मेंबर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और उसकी ख़ुद मुख्तारी की इस तरह की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास ईरान ने ख़त लिखा, उसके बाद वो बुलाया जा चुका है, उसमें डिस्कशन होगी, लेकिन क्या डिस्कशन होगी। अलमिया ये है कि चूँकि मुस्लिम ममालिक ख़ुद कमज़ोर हैं, इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर बहुत मजबूत हैं, तेल की दौलत है, फ़लाँ दौलत है, फ़लाँ दौलत है, लेकिन वो जो विल होती है शायद वो नहीं है। अब उस वजह से ये हमने कामयाब रहे। अब जब इब्तदाई खबरें मिली, जब हमने मॉनिटर करना शुरू किया, तो उसमें इब्तदा में तो ये कहा जा रहा था कि जनरल बाकरी जो है ईरानी फ़ौज के सरबराह, चीफ ऑफ स्टाफ, वो जो है वो महफूज हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनकी भी तस्दीक हो गई कि उन्हें शहीद कर दिया गया। उसके बाद जनरल और दो पाकिस्तान इनकलाब के जो सरबराह थे वो भी मारे गए, जनरल कानूनी, जनरल इस्माइल, ये सब 3 जनरल शहीद हुए। और ये यूँ समझिए कि ईरान की पूरी फौजी क़यादत जो है वो वॉश आउट हो गई, वो मंजर से हटा दी गई, कत्ल कर दिया गया। और 6 बड़े साइंसदान, अब नाम सब सामने आ चुके हैं, कहाँ कहाँ कार्रवाई हुई ये भी सामने आ चुकी है। फिर ईरान ने अली खामनेई साहब जो है ईरान के रहबर, उन्होंने उनका बयान आया, बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया। उसके बाद ईरान की एक मस्जिद है मान कर उसमें सिर्फ झंडा भी लहरा दिया गया, इंतकाम की निशानी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात देखने की है वो मुसाद की तस्दीक थी। इसराइली तर्जुमान ने भी तस्दीक की और मुसाद ने भी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि जनाब, हमने ईरान के अंदर, ईरान से इंटेलिजेंस लीड्स मिल रही थी उनको। इंटेलिजेंस लीड्स कैसे मिल रही थी? उनका अपना जासूसी का निज़ाम तो होगा, लेकिन ईरान के अंदर से लोग इतलात फराहम कर रहे थे इसराइल को। और उन्होंने कहा कि हमने एक ड्रोन अड्डा कायम किया एट द हार्ट ऑफ द ईरान, यानी ईरान के क़ल्ब में मुसाद ने एक ड्रोन अड्डा कायम किया और वहाँ से असला भी जमा किया, लीथल असला, और उसके बाद उन ड्रोन से अटैक किए और एक्यूरेट जगहों पर जाकर उन्होंने हमले किए और उनके 6 जो एलपी साइट्स हैं उन पर अटैक किए। लेकिन IAEA ने, हौसला अफजा बात यह है कि IAEA ने ये तस्दीक कर दी है कि ईरानी हुकाम से गुफ्तगू के बाद ऑफिशियली स्टेटमेंट इशू कर दिया उन्होंने कि किसी भी न्यूक्लियर प्लांट को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा कि ताबकारी का अखराज हो, और ताबकारी का अल्लाह का करम उससे महफूज रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड हो जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन जो बुनियादी समझने की बात है, अब अगर हम मुसलमानों की तारीख में चले जाएँ, हम अलहमरा, ये जो आजकल स्पेन है, कत्बा देख लें, बगदाद की तारीख देख लें, तो हमेशा मुसलमानों में गद्दार मिले। उन्होंने अपने मुल्क पर को फतह करवाया है, हत्ता के गैर मुस्लिमों से फतह करवाया है। हलाकू खान को मदद हासिल थी। हलाकू खान जब इराक़ में कुतुब खाने जला रहा था, जब लोगों को मार रहा था, तो वहाँ के जो दानिश्वर थे, वहाँ का जो जिनको लीड करना था, उस कौम को ज़हनी तौर पर लीड करना था, उनकी तरबियत करनी थी, ज़हनी तरबियत, वो सुई में धागा डालने के मामले जैसे मामले पर जो है उलझे हुए थे। ये हमारे उलमाए सू का किरदार रहा है और गद्दारों का किरदार रहा है, ये हमेशा पर। और ईरान के साथ भी यही हुआ कि वो ईरान जिसमें मैं चला जाऊँ तो मेरी तो इंटेलिजेंस होगी, मुझ पर नज़र रखी जाएगी, सर्विलेंस होगी, सब होगा, हर ईरानी शहरी की जासूसी की जाती है। लेकिन वो साथ तमाम लोग जो ये जिन्होंने इस्माइल हानिया के बारे में मालूमात दी, जिन्होंने डॉक्टर सुलेमानी के बारे में मालूमात दी, जिन्होंने और लोगों के बारे में, वो जो ईरानी प्रोग्राम के एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर फ़खरी, जिन्हें वहाँ का डॉक्टर अब्दुल कदीर कहा जाता है, उनका जो कत्ल हुआ, जिस तरह से कत्ल हुआ, वो भी अंदर की इंटेलिजेंस शामिल थी। तो अंदर से ईरान को खोखला किया जा रहा है। ईरानी हुकूमत को ज़रा इस पर भी देखना होगा, क्योंकि जो सख्त रवैये हैं, गैर जमहूरी रवैये, अदम बर्दाश्त के रवैये, वो नफ़रत पैदा करते हो। जब नफ़रत आ जाती है तो फिर मुल्क के ख़िलाफ़ भी साजिश शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। हमने अभी देखा था जब ये भारत ने हमला किया था, तो किस तरह पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोग भारत को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और जब पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारे, चूँकि ये आलम इस्लाम का खासा ही ये है, तो हमारे बहुत सारे लोग तो फ़ख्र महसूस करते हैं, नई नई तावीलात तलाश करते हैं। अब भी ईरान के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ बातें नहीं हो रही। एक बड़ा तबका जो यहाँ सोशल मीडिया पर ईरान के ख़िलाफ़ लगा हुआ है, ये हमारा आलम है। बाहर
ये दिल दुखा चूँकि लोगों का, तो उस पर बात करना भी ज़रूरी थी। लेकिन जो जो बुनियादी बात है वो एक तो हूसी बागियों ने ईरान का साथ देने का ऐलान किया, लेकिन सदर ट्रंप का रवैया अजीब है। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो डील कर ले, यानी आपके नज़दीक सौदेबाजियाँ ही बस ठीक हैं। आप सौदेबाजियाँ ही चाहते हैं, ईरान अपनी इज़्ज़त गैरत का सौदा कर ले, ये उनका मतलब। वो कहते हैं ईरान जवाब नहीं दे वरना हम उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। आप कौन होते हैं? एक खुद मुख्तार रियासत है। अगर उसने एक आपने जो इस हमले का जो सबसे बुरा इफेक्ट है वो है कि अगर कोई न्यूक्लियर इशू था तो इंटरनेशनल एटमी तवानाई एजेंसी जो है वो क्या कर रही थी? बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA है, वो ईरान के साथ मुज़ाकरा, खुद ईरान और अमेरिका के दरमियान कतर में मुज़ाकरा चल रहे थे जो हमले के बाद ईरान ने मनसूख कर दिए, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। लेकिन IAEA का ये किस काम के लिए है? अगर अमेरिका ने ही ठेकेदारी करनी है तो फिर IAEA किस काम की? IAEA ने ईरान पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया था। यूरेनियम अफजूदगी इसकी तकलीफ जो है वो इसराइल को थी। और मैं ये तो बहुत अजीब सी बात है ना कि जैसे आप मिसाल ले लें कि क्यूबा जो है वो इस अमेरिका का मुखालिफ है। अब क्यूबा पर हमला शुरू कर दे कि जनाब ये एटम बम बना लेगा तो मुझे मारेगा। भाई लोग ममालिक जो हैं, जो भी ममालिक जो अपने अपने हवाले से फैसले करते हैं वो अपने मफादात देख कर करते हैं। ये एक बात किसी की समझ में नहीं आती। लेकिन बहरहाल अब ईरान की जानिब से इब्तिदा में तो 100 ड्रोन्स भेजने का की खबर भी आई, और वो ड्रोन कहाँ पहुँचे, उन ड्रोन्स के हमले का मकसद क्या था? एक मकसद तो मुझे समझ में आया जो यूक्रेन ने किया। वो जब आप ड्रोन भेजते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम चाहे वो आयरन डोम हो या SU-300 हो, वो जब ऑन होता है तो कई ड्रोन्स ऐसे हैं जिनमें ये सलाहियत होती है कि वो उसके पूरे नेटवर्क का पता लगा लेता है। तो हो सकता है एक तो ये भी हो। फिर उसके बाद क्रूज़ मिसाइल फायर करने की इतलात आई थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले ये भी इतलात आई कि ईरान अटैक के लिए जब मिसाइल बाहर निकाले गए और वो मुंतकिल किए जा रहे थे किसी और जगह, तो इसराइल ने एक और हमला कर दिया। इसराइल ने आज दिन में ये तीसरा हमला अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुआ, यानी वो 5वीं लेयर के हमले वो कहते हैं हमले किए। और अब ईरान की जानिब से जो जवाब दिया गया है उसका कितना नुकसान हुआ है वो अभी इसलिए सामने नहीं आ रहा कि इसराइली मीडिया भी ऑलमोस्ट हैंड पिक्ड है भारत की तरह, और वो अभी तक वहाँ से कोई खबर नहीं दे रहा कि क्या हुआ। इंटरनेशनल मीडिया आपको पता है, BBC हो या CNN हो, वो सब तो फैली हैं इसराइल के। किसी एक बड़े मीडिया हाउस ने, यूरोपियन मीडिया हाउस ने या अमेरिकी मीडिया ने इसराइल की मजम्मत नहीं की है। न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, वाशिंगटन पोस्ट देख लें, अफसोसनाक बात है। लेकिन इस अफसोसनाक सूरत हाल में भारत का रवैया भी शामिल है। भारत का तज़किरा हुआ एक ज़माने में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के कायद थे, और ये प्री पार्टीशन भी हम आपको की बात भी बता रहे हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट जब मुश्तबा होना शुरू हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो नेहरू भारत को नॉन अलाइन मूवमेंट पे ले गए। नेहरू सुरखेल समझे जाते हैं उसके। नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब यह है कि किसी भी तरफ आपने नहीं जाना, आपने बैलेंस रहकर किरदार अदा करना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में भारत बड़ी हद तक ये करता रहा। फिर कांग्रेस जो है वो इस गैर वाबस्ता तहरीक या गैर जानिबदार तहरीक, गैर वाबस्ता तहरीक इसका एक ज़्यादा मुनासिब तर्जुमा है। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम थी और एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो थर्ड वर्ल्ड का एक ब्लॉक बना रहे थे, उस वक्त भी भारत ने अपना ये पोस्टर मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो लुटिया ही डबो दी। अब भारतीय मीडिया की जानिब से आज ये इतलात दी गई हैं कि मुसाद को ईरान पर हमले के हवाले से भारत ने भी मदद की है। ख़ास तौर पर भारत का एक बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, चाबहार में भी है और ईरान के दीगर हिस्सों में भी है। उसी नेटवर्क के ज़रिए वो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करता है। कुलभूषण यादव हमारे पास है, वहीं से आया था ना। तो वो भारत की जानिब से जो ये मदद फराहम की गई है, ये ईरान भी याद रखेगा, क्योंकि ईरान के हवाले से पिछले कुछ अर्से से ये तासुर था कि वो भारत के ज़्यादा करीब हो रहा है। खैर, इस जंग में ईरान ने पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छा किरदार अदा किया, और लेकिन ये भारत के लिए भी शर्म का मकाम है। एक ज़माने में फ़लस्तीन जो है वो जब ज़ियाउल थे, जब फ़लस्तीन की और इसराइल की जंग हुई थी 76 में, जब ज़ियाउल हक वहाँ थे 71-72 में गालबन, जब ज़ियाउल हक वहाँ कर्नल के तौर पर तैनात थे, तो ज़ियाउल हक साहब पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने इसराइल का साथ दिया फ़लस्तीनियों को मारने में, जब उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान जंग हुई।
ये तसादुम हुआ, जंग नहीं करना चाहिए उसे। ये बड़ा एक मसला है। तो फ़लस्तीनी उनसे नाखुश थे तो भारत जाया करते थे। यासिर अरफ़ात जो भारत जाया करते थे। ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में वो पाकिस्तान नहीं आए, तो ये भारत का रोल था जिसका पूरा चेहरा मस्ख़ कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। और ये अफ़सोस की बात है कि दुनिया में जमहूरियतों के दावेदार ममालिक जो है इंतहा पसंदी का शिकार होकर कहाँ तक चले जाते हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट है और जनाब वो पता नहीं किस किस्म के फतवे जारी किए जा रहे हैं और क्या क्या कुछ कहा जा रहा है। बल्कि पीटीआई के लोगों का तो ये तासुर दिया जा रहा है कि आज अगर इमरान खान होते तो एक एटम बम उठा के खुद इसराइल चले जाते और मार आते। ऐसा नहीं होता। इमरान खान थे ना इक़्तिदार में जब जनरल सुलेमानी मारे गए थे, तो पाकिस्तान ने क्या किया था। बल्कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो मैंने देखी, उस वक्त की बारहा देखी है ये मैंने। उसमें वो ये कह रहे थे कि इमरान खान ने उन्हें बताया कि वो जनाब एक हफ्ते तक अपने गद्दार के जश्न मनाते रहे, मैं बड़ा खुश रहा। ये उस तरह की वीडियो है। पता नहीं ये ट्रंप सच बोल रहे हैं या नहीं, मुझे नहीं इल्म, लेकिन इमरान खान ने कभी इसकी तरदीद नहीं की। तो वो इमरान खान कैसे फिर कोई बड़ी बात कर सकते हैं। जो उन्होंने 2019 में 26 फरवरी को जब भारत ने हमला किया तो 2 रोज़ बाद उन्होंने कुलभूषण जाधव को हवाले करने का ऐलान कर दिया था। तो आप देखिए ना कि आप करते क्या हैं और फिर दावे ऐसे प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशन अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने भारत को जिस हज़ीमत से दो चार किया उसके बाद पाकिस्तान का स्टेचर बुलंद हुआ है। पाकिस्तान को डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान को अपने सफारती दोस्तों के ज़रिए ये प्रेशर बढ़ाना चाहिए इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ कि इस जंग को रोका जाए और दुनिया में खूनरेज़ी को रोका जाए। पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, इस जंग का एक और पहलू भी है। गो के कुछ दानिश्वरों का ये ख्याल है कि खुदा न खास्ता ये स्पिल ओवर हो सकती है पाकिस्तान में, क्योंकि इसराइल पाकिस्तान को भी निशाना बना सकता है। और आप याद रखिए कि अभी जब पाकिस्तान और ईरान के इंडिया के ये जंग हुई तो इसराइल उसका बाज़ाब्ता पार्ट था। हामिद मीर की खबर है और हामिद मीर की खबर की तरदीद कहीं से नहीं आई। उन्होंने ये बताया कि आदमपुर में कुछ 14-15-16 जो इसराइली थे वो भी ज़ख्मी हुए, जो ड्रोन ऑपरेट करने आए हुए थे। वो क्यों आए थे? और इसराइल को पाकिस्तान खटकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पाकिस्तान को बहुत तहम्मुल से, बर्दाश्त से काम लेना है। और कुछ दोस्तों का ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान गैर जानिबदार ना रह सके, लेकिन पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक और कुछ नहीं करना चाहिए। डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, जैसे पाकिस्तान बिल्ड कर रहा है पिछले कुछ अरसे से। एक्सपोज होती हैं दुनिया में चीज़ें। और अब इसराइल मुखालिफ ममालिक की तादाद बढ़ चुकी है। फ्रांस हम जो है वो इसराइल मुखालिफ ममालिक की फहरिस्त में आ गया है और लोग भी आ गए हैं। बरतानिया ने जंगबंदी की हिमायत कर दी कल गजा में। तो पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कहा, ऐसी जज्बातियत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान के अपने सर्वाइवल का मसला है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है नाज़रीन कि भारत इस मौके से फ़ायदा उठा सकता है। भारत से वाइब्स भी कोई अच्छी नहीं आ रही, वो भी पाकिस्तान को दोबारा इंगेज करना चाहता है। लेकिन भारत को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने उसको जो जवाब दिया, अभी उसको शायद 1 महीना पूरा नहीं, 1 महीना गुजरा है, 1 महीने से 2-3 दिन ऊपर हुए, 4 दिन ऊपर हुए। लेकिन पाकिस्तान ने हाई अलर्ट कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान की जानिब से हाई अलर्ट कर दिया गया है दोनों बॉर्डर्स पर। और भारत ने अगर कोई हरकत की तो उसको भरपूर, पहले से ज़्यादा भरपूर जवाब मिलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।